हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बजट होता क्या है, राजस्थान में इस बार जो बजट आया उसकी खास बातें क्या हैं, एग्ज़ाम के एंगल से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें से बनते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग बजट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बजट का पार्ट 2 जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें भी हम वही अप्रोच रखेंगे। हमें सिर्फ बजट पढ़ना नहीं है। बजट भाषण तो बहुत बड़ा होता है और उस बजट भाषण को अप्रोक्सीमेटली इस बार का बजट भाषण 125 पेज का लगभग है। तो उस बजट भाषण को यूं का त्यों याद नहीं करना होता, क्योंकि एग्ज़ाम की जो अप्रोच है उसको भी हमें कहीं ना कहीं ऊपर रखना है। तो एग्जामिनेशन एंगल से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस उसी को हम लोगों को कैप्चर करते हुए चलना है। और होता क्या है कई बार कि हम लोग 100-125 पेज पढ़ लेते हैं और वो काम की चीज़ छूट जाती है जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हर चीज़ के अंदर ये फोकस ज़रूरी है कि क्या यहाँ से प्रश्न बनने लायक है भी या नहीं। जहाँ से क्वेश्चन बनने लायक नहीं है उस डाटा को इग्नोर कीजिए, और जहाँ से क्वेश्चन बनने लायक है उस डाटा के लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े उसको याद कीजिए, तभी नंबर आएंगे। मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को ये बात कहता रहता हूँ कि हर बच्चा ये कहता है कि हम बहुत पढ़ते हैं। पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ते क्या हैं, किस चीज़ को पढ़ते हैं। अगर आप गलत चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार भी पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सही अप्रोच के साथ सही चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी भी एग्जाम में सफलता ज़रूर से मिलेगी, क्योंकि आप मेहनती तो हैं ही। तो आइए देखते हैं ज़रा बजट का पार्ट 2। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे युवा और रोजगार के बारे में। युवा और रोजगार आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, हम सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा। इसको देखते हैं ये क्या है। हमारे सरकार का ये मानना है कि कुछ बच्चे कोचिंग लेने के लिए, काउंसलिंग के लिए, कैरियर में आगे संभावनाएं तलाशने के लिए दिल्ली जाते हैं। जब कोई बच्चा इन सब कामों के लिए दिल्ली जाता है तो उसको वहाँ पे रुकने में, वहाँ पे स्टे करने में प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने उस बात को सोचा, ध्यान दिया और एक युवाओं के लिए नया अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट क्या है ये देखिए ज़रा। एक नया ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा जिसका नाम है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। कहाँ पे बनेगा ये? 250 कमरों का ये है और ये हमारे दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। तो जैसे दिल्ली के अंदर हम देखते हैं तो सभी स्टेट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं। यहाँ पे जो MLAs वगैरह जाते हैं वो भी वहाँ जाके रुकते हैं। और भी सरकार के सरकारी काम, जैसे राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार से बहुत सारी डीलिंग करनी होती है, उनके लिए भी वहाँ पे अधिकारी लोग रहते हैं। तो वहीं पे युवाओं के लिए एक स्टे का ऑप्शन बनाया जाएगा, ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा। ट्रांजिट हॉस्टल का मतलब होता है जहाँ पे परमानेंटली लोग नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में जब हॉल्ट होता है, बीच में जब गैप होता है, वहाँ पे रुक सकते हैं। 250 कमरों का ये हॉस्टल प्लान है जिसके अंदर 500 लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। तो सिंपल भाषा में 2 बेडरूम वाला रूम बनाया जाएगा और टोटल मिला के मतलब 2 बेड वाला रूम बनाया जाएगा और 250 रूम टोटल होंगे। उसके बाद अब आज के दिन भारत सरकार भी और इवन राजस्थान सरकार भी जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्टार्टअप्स का ज़माना है, ये स्टार्टअप युग कह सकता हूँ मैं तो इसको। तो हर रोज़ नित नया स्टार्टअप होता है। तो उन स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको सहायता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप सिर्फ एक व्यक्ति को रोज़गार ही नहीं देता। मतलब एक हम बोलते हैं ना, स्वरोजगार कर लो। स्वरोजगार से क्या होगा? आपको नौकरी नहीं मांगनी पड़ेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से सिर्फ नौकरी नहीं मांगनी इतना ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा वो नौकरी नहीं मांगेगा और इसके साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार देगा। तो ये स्टार्टअप्स अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार नई पॉलिसी ले आई और सरकार कहती है कि हम सेवा क्षेत्र के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, MSME के लिए और स्टार्टअप्स के लिए सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200 करोड़ रुपए के राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करेंगे। अब हमारे लिए एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स ये क्या हैं, इनकी स्थापना क्यों की गई, किस उद्देश्य से की गई, या फिर इनका संबंध किससे है, या फिर ये आ सकता है कि इनकी स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये नाम बेहद ज़रूरी है, इनको याद कर लीजिए। जयपुर, जोधपुर और कोटा, संभावित लागत 200 करोड़ रुपए ईच। यहाँ पे एक नाम आया, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होती है? जैसे आप सभी लोग क्या करते हैं, आपने मान लो टेलीविज़न बाज़ार से खरीदा, तो टेलीविज़न खरीदने के बाद में ऐसा नहीं होता कि मैकेनिक को बुला के, किसी को बुला के, या मान लो टेलीविज़न क्या, मोबाइल मान लो, आप मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो ऐसा नहीं होता कि किसी तगड़े इंजीनियर को बुला के मोबाइल में कुछ साठ गांठ कराना पड़ेगा तब जाके मोबाइल स्टार्ट होगा। सिंपल होता है, लाओ बैटरी को लगाओ, पावर ऑन करो, चल जाएगा। या फिर कोई नया आप म्यूज़िक प्लेयर ले आए, कुछ नहीं करना, सिंपल प्लग में
वायर लगाओ चल जाएगा, रेडी टू यूज इसको बोलते हैं। तो ठीक ऐसे ही इन लोगों के लिए एमएसएमई का मतलब आप जानते ही हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप, इन सब के लिए सस्ती दर पे सरकार ऐसी सुविधाएं विकसित करेगी जहां पे उनको आके कोई बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ बना बनाया आए, आके अपना कंप्यूटर रखें, प्लग लगाएं और अपना काम सेम दिन से शुरू कर दें। तो ऐसी फैसिलिटी राजस्थान सरकार उनके लिए विकसित करने वाली है। इसके साथ साथ आजकल आप जानते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी सरकार प्रयासरत है। तो सरकार कहती है कि इन्हीं सब में अगर कोई महिला उद्यमी होंगी तो उनके लिए भी हम अलग से स्थान चिन्हित करेंगे कि ये स्थान महिलाओं के लिए है, और उसको हम लोग वुमेन हब के रूप में, डब्ल्यू हब या वुमेन हब के रूप में विकसित करेंगे। तो अगर आपके सामने नाम आता है डब्ल्यू हब, तो इसको भी गौर कीजिएगा, ये भी कहीं ना कहीं रोजगार से, स्वरोजगार से या महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। अब लॉकडाउन जब से आया था, लॉकडाउन के बाद से ही एक कल्चर बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में हुआ करता था, विदेशों में हुआ करता था, इंडिया में नहीं था। विदेशों से इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, कुछ हद तक वहाँ धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ। और कॉर्पोरेट सेक्टर वालों ने तो इसलिए इन्वॉल्व किया था कि इस एम्प्लॉय अगर ऑफिस नहीं आता तो एम्प्लॉय के ऑफिस ना आने से ऑफिस के अंदर भीड़ कम होती है, एम्प्लॉय के ऑफिस ना आने से ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बचत होती है, ऑफिस के खर्चों की बचत होती है। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये मजबूरी हो गई और सरकारी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम आया। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम नॉर्मली उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल था जो नौकरी कर रहे थे। मतलब आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आपको बोला गया है कि आप अब क्या करो, घर बैठो, घर बैठ के काम करो, अपने घर से काम करो, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। अब इसी योजना को सरकार ने एक्सटेंड करते हुए बोला कि हम मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लाएंगे जॉब वर्क के लिए। इसका मतलब है, जॉब वर्क आप किसे कहते हैं, कोई भी काम एक कंप्लीट हो जिसमें बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारा प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा हिस्सा बाहर करा लिया जाए तो जॉब वर्क कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि एक आदमी शर्ट बना रहा है, शर्ट बनाने के लिए शर्ट का कपड़ा कटेगा, पहले शर्ट का कपड़ा मतलब कटिंग होगी, कटिंग करने के बाद उसकी सिलाई होगी, सिलाई होने के बाद में उसकी फोल्डिंग होगी, पैकिंग होगी, और उसके बाद वो बाजार में बिकने के लिए जाएगा। बीच में एक छोटा सा काम है शर्ट के बटन लगाना। बटन लगाना छोटा काम है, और जो आदमी बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो बटन लगाने का काम नहीं करना चाहता, उसको लगता है इसमें वेस्टेज होती है, इसके लिए मैं एम्प्लॉय रखता हूं तो उनका फायदा नहीं, तो ये काम वो बाहर दे देते हैं। तो शर्ट खुद बनाया फैक्ट्री में और बटन लगाने के लिए बाहर किसी को दे दिया कि बटन लगा के वापस कर दो, बटन भी हम देंगे, शर्ट भी हम देंगे। ये छोटा सा काम का हिस्सा है बटन लगाना, इसको हम बोलते हैं जॉब वर्क। तो इस तरह के काम होते हैं। तो सरकार भी इस मॉडल पे काम करके जॉब वर्क देते हुए वर्क फ्रॉम होम देगी। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज के अलावा भी बाकी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा सरकार विकसित करने के बारे में सोच रही है। और इस योजना पे सरकार 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ का खर्च करने वाली है। आप लोग करंट अफेयर के अंदर कुछ चीज़ें याद करते रहते हो, और करनी भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप याद करते रहते हो कि ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ, ये समारोह कहाँ हुआ। तो ये एक करंट अफेयर भविष्य का है, अभी मेरी बात याद कर लेना, अभी याद कर लो, भविष्य में करंट अफेयर का प्रश्न बनने वाला है और एग्जाम में आपके आने वाला है। प्रश्न क्या है, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी मतलब इनका सम्मेलन मान लीजिए स्काउट गाइड का, तो स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहाट पाली में किया जाएगा। फिलहाल ये भविष्यवाणी है कि हम करेंगे, लेकिन जब ये हो जाएगा तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा इसी में से कि बताइए 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ आयोजित की गई थी। आपको नाम याद होना चाहिए, रोहाट पाली में। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरकार ये कहती है कि बीकानेर, भरतपुर और कोटा में हम लोग विज्ञान केंद्रों की स्थापना करेंगे और लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए विज्ञान केंद्रों की स्थापना कहाँ पे हुई, भरतपुर, कोटा और बीकानेर में। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट का जिसकी सख्त ज़रूरत थी। आप जानते हैं कि इन दिनों रीट में नकल का बात सामने आई। रीट का क्या, मैं तो कहता हूँ राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षा हुई सभी में नकल की बात सामने आती है। और नकल की बात सामने आती है, अब की बार तो ऐसा भी सुना गया कि सक्रिय गिरोह थे, एक नहीं कई गिरोह थे, पेपर इतने दिन पहले बाहर आ गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई ब्लूटूथ लगा के पेपर देने पहुंच जाता है, कोई नकली लोग पहुंच जाते हैं। इन सभी चीज़ों की रोकथाम के लिए सरकार ने कहा कि अब हम कड़े सख्त कदम उठाएंगे। और कड़े कदम उठाते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो एसओजी है उसके अंदर हम लोग एक डिफरेंट अलग से एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा एंटी चीटिंग सेल। तो एक नकल निरोधक सेल, नकल निरोधक प्रकोष्ठ या एंटी चीटिंग सेल के नाम से गठित किया जाएगा। और ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका उद्देश्य है परीक्षाओं में जो ये रुकावटें आ रही हैं इनको दूर करना, सो दैट कि चीटिंग के नाम पे तो कम से कम कोई बवाल ना हो। आइए आगे देखते हैं।
उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसका नाम है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डाटा था, जिसमें से मैंने सिर्फ छांट के थोड़ा सा डाटा, काम का डाटा रखा है। इसमें से भी हम लोग आगे भी अभी शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए मेजर रोल प्ले करती हैं। और हमारे राजस्थान में भी उद्योग आज भी विकसित हो रहे हैं, औद्योगिकरण अभी भी चल रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट जितने भी एफर्ट करेगी वो राज्य को कहीं ना कहीं और आगे ले जाने में हमारी मदद करेगा। राज्य का विकास होगा तो रहने वाले लोगों का विकास होगा, रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, और यही सरकार का अल्टीमेट गोल होता है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की गई हैं, जिसमें से सरकार ने कहा कि 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हम लोग करेंगे। अब 32 नाम तो आप याद रख नहीं सकते, तो एग्जाम के एंगल से इस फैक्ट को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि 32 नए औद्योगिक क्षेत्र होंगे, लेकिन सारे औद्योगिक क्षेत्र आप याद नहीं रख पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अब टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग धंधे हम भी लगाएंगे, और वो कहाँ लगाएंगे? सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी के अंदर। भिवाड़ी आप जानते ही हैं कहाँ पे, और इसके साथ साथ बोरा नाडा जोधपुर में भी 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कई मंजिलों वाले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इस बात को आप हाईलाइट कर लीजिए, बोल्ड इटैलिक में कर लीजिए, ये एग्जाम का प्रश्न है सीधा सीधा, आज नहीं तो कल किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा इस साल, कि नया इनलैंड ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। ड्राई पोर्ट किसे कहते हैं, इनलैंड पोर्ट किसे कहते हैं? इनलैंड पोर्ट तो आप जानते हैं कि हमारी भूमि के ऊपर जो भी पोर्ट है, बंदरगाह, भूमि के ऊपर बंदरगाह बनाया जाए, वो इनलैंड पोर्ट है। ड्राई पोर्ट का मतलब है पानी के बिना। तो समुद्र के किनारे जो पोर्ट होता है वो ड्राई नहीं, वो वेट पोर्ट है। लेकिन ये ऐसा बंदरगाह जो ड्राई है, कहने का मतलब है कि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक स्थान जोधपुर के अंदर डेवलप किया जाएगा। अब के बजट में आप ध्यान से देखें तो जोधपुर के लिए, अकेले के लिए कई अनाउंसमेंट्स हैं, और एग्जाम में उनमें से एक सवाल जरूर आएगा। एक लिस्ट बना के मैं आपको जरूर दूंगा कि जोधपुर में अब की बार क्या हुआ है, और जोधपुर के जो हुए उसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। पिछले बजट में मैंने एक पेज बना के, लास्ट स्टेज पे SI का एग्जाम था, उसे जस्ट पहले एक पेज बना के शेयर किया था, और उस एक पेज में से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 सवाल देखने को मिले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ हमने अजूबा किया, लेकिन एक टाइम के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो इतनी मैच्योरिटी, इतना एक्सपीरियंस आप में आ जाता है, वही काम आपको भी करना है। समझदारी दिखानी है कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो जहाँ से इंपॉर्टेंट लगता है उसको ठीक से याद कर लेना चाहिए। इसको इंपॉर्टेंट फैक्टर याद कर लीजिए, जोधपुर के अंदर इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आप सब जानते हैं कि पचपदरा के अंदर एक रिफाइनरी स्थापित की गई है। तो हमारे पचपदरा में एक रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के आसपास का एरिया अब विकसित करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट कहती है कि पचपदरा बाड़मेर में जो 383 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, उसके अंदर हम लोग एक रीजन, एक क्षेत्र का विकास करेंगे, और क्षेत्र को नाम देंगे पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। मतलब इनसे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट, वहां पे निवेश, वहां पे बढ़ावा दें, हम लोग निवेशों को बुलाएं, इसके लिए क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, उनमें सुरक्षा के लिए, उनमें सिक्योरिटी के लिए एक फोर्स बनी हुई है जिसका नाम है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो राजस्थान सरकार कहती है कि जब केंद्रीय सरकार की संस्थाओं के लिए CISF है, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए ऐसी ही एक बॉडी, ऐसा ही एक दल क्यों ना गठित कर दिया जाए। तो अब की बार सरकार ने अनाउंस किया कि हम बिल्कुल ऐसे ही RISF, जैसे वो CISF है वैसे ही RISF, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी गठन की हम लोग प्रस्ताव रखते हैं। इसका गठन इस साल किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद चलते हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में। ये सामाजिक सुरक्षा में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारा डेटा नहीं याद रखना होता, लेकिन जो काम की बातें वो पिक कर लेनी है। राजस्थान में राजस्थान स्टेट SC एंड SC डेवलपमेंट फंड, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति विकास कोष के नाम से एक फंड स्थापित किया गया था। सरकार ये कह रही है कि हम इसके संबंध में एक बिल भी लेके आएंगे।
बिल का मतलब है एक अधिनियम बनाने के लिए एक प्रस्ताव लेके आएंगे, विधेयक लेके आएंगे, और इस कोष में जो 100 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी, पहले इसमें 100 करोड़ रुपए थे, अनुसूचित जाति के लिए 100, जनजाति के लिए 100, वो 100 करोड़ को बढ़ा के हम कर रहे हैं 500 करोड़ रुपए, तो एकदम से 5 गुना उस राशि को कर रहे हैं। तो एक तरह से सरकार ये संकेत दे रही है कि हम लोग SC ST के डेवलपमेंट के लिए भी संवेदनशील हैं। उसके साथ साथ सोसाइटी में जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए हम लोग एक और कोष बना रहे हैं। जैसे SC ST के लिए अलग से कोष बना हुआ है, वैसे EWS के लिए भी एक फंड या एक कोष बना रहे हैं, और उस फंड के अंदर हम लोग इन छोटे परिवारों को, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता देंगे। 100 करोड़ रुपए की राशि इस फंड में रखी जाएगी। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंदिरा रसोई से जुड़ा हुआ। इंदिरा रसोई अभी तक 358 थी, तो गवर्नमेंट कहती है कि इसको 1000 तक हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब और ज़्यादा संख्या में इंदिरा रसोई अब स्थापित की जाएंगी। इंदिरा रसोई क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि राजस्थान में रियायती दर पे, कम दर पे भोजन के लिए एक स्थायी किचन बनाया गया, जिसको हम लोग इंदिरा रसोई बोलते हैं। इससे पहले अन्नपूर्णा योजना चला करती थी, जो स्थायी नहीं थी, जो मूवेबल थी, गाड़ियों में थी, लेकिन ये स्थायी रूप से एक जगह फिक्स हैं, और राज्य सरकार उसमें अनुदान के आधार पर भोजन उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, ये पहले से चल रही है। अब इसमें होता क्या था कि इसमें पहले 2000 का प्रावधान था, अब सरकार कहती है नहीं, 2000 को बढ़ा के हम लोग कर रहे हैं 5000, तो 2 से सीधा 5000। इसका मतलब अब 3000 अधिक लाभार्थी इसके अंदर आ सकेंगे। इनके अलावा जो मेधावी छात्राएं हैं, इंटेलिजेंट छात्राएं हैं, उनको कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत स्कूटी दी जाती थी। पहले ये सारी स्कूटियां मिला के 13,000 बच्चियों को मिल सकती थी, सरकार ने इनको भी बढ़ा के 20,000 कर दिया है। इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें आपको ना तो 13,000 ना 20,000, इन सबको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद कर सकते हैं कि राजस्थान में दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना चलती है, दिव्यांग स्कूटी योजना। और उसके साथ आपको याद हो सकता है कि दिव्यांग स्कूटी योजना में अब की बार 5,000 स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। आप याद कर सकते हैं कि छात्राओं के लिए कालीबाई भील और देवनारायण योजना चल रही है, जिसमें भी स्कूटी वितरण किया जाता है, अब की बार उसमें 20,000 स्कूटी वितरण करने का प्रावधान है। तो इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद उच्च शिक्षण, रिसर्च और शिक्षकों की विशेष व्यवस्था के लिए जयपुर में बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दिव्यांगों से जुड़े हुए प्रावधान है, इनको याद कर लीजिए। एक जगह अगर हम लिख लेंगे कि दिव्यांगों के लिए क्या क्या किया, तो ये सारे प्रावधान वहां पे हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान, इसको ध्यान से देखिए जरा। जितने भी बेघर लोग हैं, जिनके पास रहने का घर नहीं है, वृद्ध जन हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, असहाय या निराश्रित व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, उन सब के लिए एक आवासीय स्थान की, सर ढकने की जगह की, सर छुपाने की जगह की ज़रूरत है। तो अपना घर नाम से एक संस्था पहले से काम कर रही है, उसी को अपनाते हुए राज्य सरकार ये कहती है कि हम लोग भी मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के नाम से एक योजना लाएंगे, और उसमें ऐसे लोगों के लिए सर छुपाने की जगह, आश्रय, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। इसके अलावा पहले से ही राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चल रही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरुआती दौर में कुछ जिलों में चलाई गई, जिसमें से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां है। इन जिलों में चलाई गई। अब की बार बजट में मुख्यमंत्री साहब ने अनाउंस किया कि ये योजना अब हम पूरे प्रदेश में लागू करते हैं। इसका मतलब अब ये सिर्फ इन जिलों तक सीमित नहीं है, संपूर्ण राजस्थान में लागू है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किन जिलों में लागू है, तो हम बोलेंगे किन जिलों में नहीं, ये समस्त जिलों में लागू है। इसके साथ साथ हम इस योजना को डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इस योजना में आखिर क्या क्या है। फिलहाल उन्होंने ये बोला कि पूरे प्रदेश में लागू करेंगे, और दूसरी संतान के जन्म के समय 6,000 रुपए की सहायता राशि हम इसमें देंगे। पालनहार योजना आप जानते हैं, पालनहार योजना ये लॉकडाउन के समय आई। पालनहार योजना में बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, उनको आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना में सरकार ने पैसे बढ़ा दिए एकदम से। पहले क्या था, जो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे थे उनके लिए 500 रुपए देने का प्रावधान था, और जो 6 से 18 साल वाला ग्रुप है उसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान था। सरकार ने इसको बढ़ा दिया, 500 वालों के लिए अब 1,500 रुपए और 1,000 वालों के लिए 2,000 रुपए। मोटी मोटी बात यह है कि दोनों केस में ही अब 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ये प्रावधान अब कर दिया गया। तो पालनहार योजना आपको पता है, पालनहार योजना में 2 अमाउंट याद कर लीजिए कि अब पहले की तुलना में ज्यादा राशि मिलेगी। ये तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उसके अलावा
कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट, अगेन जोधपुर बीच में आ जाता है, तो कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट जोधपुर के लिए फिर से की गई हैं। सरकार ये कहती है कि 400 छात्र छात्राओं के लिए जोधपुर में हम लोग जनजाति छात्रावास बनाएंगे। तो एक जनजाति छात्रावास या जनजाति आवासीय विद्यालय हम लोग वहाँ पे स्थापित करेंगे। और इसके अलावा जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इनमें भी जनजाति छात्रावास स्थापित होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई फैक्चुअल बात नहीं थी। हाँ, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। इससे पहले भी, और सावित्रीबाई फुले हमने लास्ट बजट क्लास में भी पढ़ा था। इसके अलावा पहले प्रत्येक विधानसभा में सड़क कार्य के लिए कम अमाउंट था, 5 करोड़ के आसपास था। अब की बार सरकार ने बढ़ा के इसको 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिया है कि 10 करोड़ रुपए तक हम हर विधानसभा क्षेत्र को सड़क सुधार के लिए देंगे। एक मिशन चलता है जिसका नाम है मिशन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मिशन आपने सुना होगा, और ये तो नेशनल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का मिशन है, पूरे भारत में लागू है। उसमें से हर राज्य में कुछ एक ऐसी जगह हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, कुछ एक शहर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, और उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाने का काम किया जाएगा। हमारे राजस्थान में भी इसमें से कुछ सिटीज़ थी। टोटल मिला के 4 सिटी राजस्थान में से स्मार्ट सिटी मिशन में ली गई थी। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, इनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार कहती है कि भाई ये तो केंद्र सरकार स्मार्ट बना देगी, लेकिन हमारे बाकी शहरों का क्या होगा? तो राज्य सरकार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना चला सकती है तो राज्य की अपनी भी स्मार्ट सिटी योजना हो सकती है। हम अपनी स्मार्ट सिटी योजना बनाएंगे और उसमें इन 4 को आप विकसित करो, बचे हुए को हम विकसित करेंगे। तो राज्य सरकार ने बाकी जो संभाग मुख्यालय हैं उनको इसमें शामिल कर लिया, जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मतलब कुछ संभाग मुख्यालय और बाकी अन्य। इन शहरों को भी 2 वर्षों के अंदर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, और वो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना है। इस योजना का नाम होगा राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। स्पेसिफिकली अगर आप हाई लेवल का एग्जाम देते हैं जैसे आरएस वगैरह, तो वहाँ तो आपके लिए काफ़ी काम आएगा ये। हालांकि सभी एग्जाम में सर्वे इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बजट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आरएस वगैरह में तो इसके प्रश्न सीधे सीधे आएंगे आपके। स्मार्ट सिटी मिशन ही पूछ लिया आपसे, तो अब 2 मिशन आ जाएंगे, एक तो केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी और एक राजस्थान सरकार का स्मार्ट सिटी। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी में राजस्थान के 4 शहर और बाकी सारे के सारे राजस्थान वाले में। उसके साथ मेट्रो का विकास जब भी होता है, मेट्रो का विस्तार जब भी होता है, तो एग्जामिनर को वो प्रश्न बहुत पसंद आता है। तो यहाँ से मेट्रो के विस्तार के बारे में भी देख लीजिए। जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज 1C और मानसरोवर में 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक फेज 1D जोड़ने की घोषणा। तो 2 नई फेज 1C और 1D, इनकी लेंथ बढ़ेगी, ये आपको याद कर लेना है। इसके बारे में और डिटेल में, मेट्रो के बारे में मैं फिर से एक बार आधारभूत संरचना में बात करूंगा जब हम सर्वे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, सैटेलाइट टाउन। ये सैटेलाइट टाउन क्या है? आप लोगों ने मुंबई के बारे में सुना होगा और आपने देखा होगा कि मुंबई में लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है। पब्लिक लोकल ट्रेन में ऐसे लद के इधर से उधर जाती है, परेशान होती है। कभी सोचा ऐसा क्यों? ये इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि मुंबई एक छोटा सा शहर है, धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ती गई और वहाँ पे अब लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। इसलिए मुंबई के सराउंडिंग जो एरिया है, मुंबई के बाहर आसपास जो एरिया है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर लोग वहाँ जाके किराए पर रहते हैं, क्योंकि मुंबई में जगह नहीं है, बहुत महंगाई है, किराया अफोर्ड नहीं कर पाते पब्लिक, और वहाँ से अप डाउन करके शहर में आते हैं। वही हालात धीरे धीरे जयपुर के भी होने वाले हैं। जयपुर में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सरकार कहती है कि जब जयपुर ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा तो जो जयपुर के आसपास के टाउन्स हैं हम उनको विकसित करेंगे और लोगों को वहाँ रहने की सुविधाएं देंगे, लोगों को वहाँ रहने में भी शहर जैसा फीलिंग आएगा और वो अप डाउन कर पाएंगे। तो ये जो सराउंडिंग टाउन है इनको नाम दिया गया सैटेलाइट टाउन। तो राजस्थान सरकार इनको सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करेगी। सैटेलाइट टाउन में कौन कौन से? चाकसू, बस्सी, चोमू, बगरू, फागी और चंदवाजी। प्रैक्टिकली ये सारे के सारे जयपुर के चारों तरफ जयपुर को घेरे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है जयपुर में, उसको मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब, ISBT का नाम होता है, ISBT का मतलब होता है इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो इसको तो ISBT हब के रूप में डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ सिक्कर रोड पे, अजमेर रोड पे, आगरा रोड, टोंक रोड पे, दिल्ली रोड पे, इन पे सैटेलाइट बस टर्मिनल भी बनाएंगे। सैटेलाइट बस टर्मिनल क्या होते हैं? यहाँ नहीं तो वहाँ बस लग जाएगी। ये मेन डिपो हो गया, वो इसके सबऑर्डिनेट डिपो हो गए, यहाँ से वहाँ कनेक्टिविटी बना दी जाएगी और बसेस आपको वहाँ से भी मिलेंगी। इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं
जो दुर्गम है, दुर्गम का मतलब है बहुत दूर है, जहाँ पे पथरीला रास्ता है, पहाड़ है, इस तरह की कोई चीज़ें, तो वहाँ के लिए मुख्यमंत्री जी एक नई योजना लाएंगे जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना। और उस योजना के तहत रिमोट एरिया, दूरस्थ एरिया और दुर्गम क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। आप सभी ने नाम सुना होगा जयपुर विकास प्राधिकरण, सुना ना, JDA, जयपुर विकास प्राधिकरण। आपने नाम सुना होगा जोधपुर विकास प्राधिकरण। तो सरकार ने कहा कि जैसे ये प्राधिकरण है, इसी तरह से हम 2 नए प्राधिकरणों की घोषणा करते हैं। कोटा में भी अब कोटा विकास प्राधिकरण बनेगा और उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण बनेगा। आगे जाके जब हम लोग इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन नामों को जोड़ेंगे। और जब सर्वे पढ़ेंगे तो आप लोग याद रखिएगा, सर्वे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिस्ट आती है कि इतने विकास प्राधिकरण है, तो 2 जुड़ जाएंगे, अब की बार 2 प्लस होंगे उसमें। उसके साथ चलते हैं आगे। अब बात आती है पेयजल और जल संसाधन की। पेयजल और जल संसाधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेयजल और जल संसाधन में पीने के पानी के बारे में तो जो मोटी मोटी बातें हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैंने छोड़ दी हैं। यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है विद्युत के बारे में, बिजली के बारे में। तो जल संसाधन के अलावा हम अभी बात कर रहे हैं बिजली के बारे में। एग्जामिनर का हमेशा से एक फेवरेट प्रश्न रहा है कि राजस्थान के अंदर कुल मिला के बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, उसको हम बोलते हैं अधिष्ठित क्षमता, एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। इस तरह से प्रश्न आता है कि बिजली की टोटल कैपेसिटी कितनी है। और जब आप लोग RS जैसे कोर्स को करते हो और इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि सुपर क्रिटिकल प्लांट राजस्थान में कहाँ पे है, आपसे पूछा जाएगा कि थर्मल प्लांट कहाँ पे है, उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पर ध्यान दीजिए। छबड़ा तापीय विद्युत घर, मतलब ये हो गया थर्मल पावर प्लांट छबड़ा में स्थित है, उसका विस्तार करके अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक, एक ये टेक्निक का नाम हो गया। तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक का यूज करके 660 मेगावाट के 2 नए यूनिट बनेंगी और उसकी लागत 9,600 करोड़ रुपए आएगी। 9,600 करोड़ रुपए, याद रहे ना रहे, ये याद रहना जरूरी है कि 660 और 660 मेगावाट की 2 नई यूनिट, 2 नई इकाइयां यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। कहाँ पे? छबड़ा में। और कौन सी होंगी? ये थर्मल पावर होगी। इसके साथ साथ काली सिंध और झालावाड़ में भी एक तापीय विद्युत परियोजना, थर्मल पावर प्लांट है ऑलरेडी, उसका विस्तार करेंगे। ये भी एक्चुअली नया नहीं है, इसका भी विस्तार ही हो रहा है, विस्तार करेंगे। और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक के आधार पे 800 मेगावाट की तीसरी इकाई लगेगी। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो कुल हमारी क्षमता है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है? 660 गुणा 2 तो यहाँ हो गई 800 मेगावाट की यहाँ हो गई। इसके साथ गुड्डा बीकानेर में 950 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत योजना, तो 125 मेगावाट यहाँ पे बढ़ा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है 660 गुणा में 2 प्लस में 125 प्लस में 800, ये आपको याद रहना चाहिए कि कुल मिला के इतनी हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है थर्मल वाली, उसके अंदर इस बजट के माध्यम से इंक्रीज होने वाला है, जिससे राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और राजस्थान में बिजली सप्लाई में सुधार होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। शेष बचा हुआ बजट हम लोग अगली क्लास में पूरा करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें यूं ही हौसला दिलाइए कि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकें। आज की क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।